जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक विकट परिस्थितियों का सामना किया और आज फाइनली जो बचपन में इन्होंने देश सेवा का सपना अपने दिल में संजोए रखा था, आज वो फाइनली साकार हो गया। सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम जसुराम है। मैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जसू, सबसे पहले तो आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हो? सबसे पहले श्रेय मेरे माता पिता को, उसके बाद मेरे गुरुजनों को देना चाहता हूँ और साथ में तमाम जो मित्र है मेरे कठिन परिस्थिति में मेरा साथ दिया उनको। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो हम जस्सू की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ से की और वहाँ का माहौल कैसा था। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मैंने बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडवा से की है। जो वहाँ के गुरुजन है बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे मंजिल तक पहुँचाने के लिए जो मंजिल तक पहुँचने के लिए जो टारगेट मन में सेट किया था, तो उनमें एक अपने पढ़ाई में कहावत होती है कि जैसे इस शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी, तो वो संस्कार मैंने बाबा रामदेव स्कूल से सीखे सर। जी दोस्तों, जस्सू ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार वो आपने बाबा रामदेव स्कूल से सीखी है। तो आप उन गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार सर। जी दोस्तों, और उसके बाद आपने 9th से 12th तक मैंने जो अपनी गवर्नमेंट स्कूल है खरोड़ा की, वहाँ से की। जी दोस्तों, जस्सू ने अब बताया कि मेरी 8वीं तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के बाबा रामदेव स्कूल से की है और उसके बाद 9th से 12th तक गांव की गवर्नमेंट स्कूल से ही की है। उसके बाद बातचीत करेंगे कि आपने सबसे पहले कौन सा एग्जाम दिया था। सबसे पहले मैंने लगभग सर 17 से 18 के बीच में, 18 के आसपास जो मैंने 11वीं की थी, सॉरी 10वीं करके 11वीं में आया था। उसके बाद मैंने उस टाइम आर्मी की वैकेंसी आर्मी की जोधपुर एयरो की वैकेंसी आई थी, उसमें उनका एग्जाम दिया। उसमें मैं पहले उसमें फिजिकल होता था। जैसे फिजिकल में मैंने 100 का फिजिकल मारा, एक्सीलेंट रनिंग भी मारी और उसमें वीएमपी लगाई 10। उसके बाद मेरा 100 का फिजिकल हो गया था। उसके बाद अगले दिन मेडिकल हुआ था ना जी, उसमें अगले दिन मेडिकल मेरे को री-मेडिकल मिल गया। उसके बाद मैं एम्स मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर हो गया था। री-मेडिकल आपको किसमें मिला था? मेरी कैरिंग में मिला था जी दोस्तों। और क्या रहा उसका रिजल्ट? रिजल्ट ये रहा कि एक डॉक्टर ने तो मेरे को पास कर दिया था। उसके बाद एक जैसे एक सीनियर सर, हाँ सीनियर सर थे ना, उन्होंने दोबारा चेक किया। उसके बाद मेरे को सीधा बाहर का रास्ता दिखाया। जी दोस्तों, जस्सू ने अपने पहले एग्जाम के बारे में बताया कि सबसे पहले इन्होंने 11th के टाइम आर्मी की फर्स्ट वैकेंसी अटेंड की थी और उस टाइम 2018 की बात है, हाँ 18 के आसपास 2017-18 के बाद इन्होंने 11th के टाइम आर्मी की फर्स्ट रैली अटेंड की थी और उस दरमियान इन्होंने फिजिकल जो रनिंग होती है फिजिकल में वो एक्सीलेंट मारी थी, है ना। और इनका फिजिकल 100 का था और मेडिकल में इन्होंने बताया कि बदकिस्मत से 2 वहाँ सर खड़े थे जिन्होंने एक सर ने तो आपको फिट के बारे में बताया, लेकिन वहाँ जो सीनियर सर थे उन्हें थोड़ा डाउट हुआ तो रोका जस्सू को और दोबारा जो हाथ उनके चेक होते हैं वो चेक दोबारा से चेक किए, अच्छे से स्केल वो रखे तो वहाँ आपको पॉइंट दे दिए गए। जी तो आपने और कौन कौन से एग्जाम दिए? मैंने एग्जाम की बात करूँ लगातार एग्जाम 18 से लगातार दे रहा हूँ, क्योंकि 18 के बाद में वो 3 बार आर्मी के लिए, लगभग 3 बार या 4 बार टाइम मैंने आर्मी के लिए परफेक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि 3-4 आर्मी के लिए। उसके बाद लगातार मैं एग्जाम देते आ रहा हूँ। 2 बार जैसे दो बार तो एक्सीडेंट मारी मैंने रनिंग, और तीसरी बार मैं हुआ था आर्मी में अपने रस्सी में, जैसे रनिंग क्लियर नहीं कर पाया था। हाँ, लगातार मेरी फाइनल तक पहुंच गए थे। उसके बाद लगातार भर्ती आती रहती, क्योंकि जैसे अगर कोई युवा 18 का होता है उनके बाद वो लगभग हर वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ऐसी आप जो अपनी सेंटर की वैकेंसी आती है उसमें भी है, अपने राजस्थान की वैकेंसी इसमें भी है। तो मैं क्या, उसके बाद सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आई थी, एसएसबी ट्रेडमैन की आई थी और आईटीबी ट्रेडमैन, तमाम भर्ती आती थी जिसमें अलग अलग फुट किसमें स्वीपर कुक वगैरह तमाम जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है वो लगातार मैं देखता रहा था। और स्टेट की वैकेंसी भी कांस्टेबल हां तो अपने राजस्थान रेजिस्ट्रेबल ये भी देखते लगातार रहा हूं। लगभग एग्जाम सर मैंने 44 एग्जाम दी, उसमें से 43 एग्जाम में असफल रहा। कभी फाइनल मेरिट में आऊँ तो कभी रास्ते में मेडिकल वापस भेज देना और कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाना। इसलिए मैं लगातार असफलता का दौर देखते आ रहा हूँ। इस बार मेरा फाइनल भी हो गया सर। जी दोस्तों, जस्सू ने बताया कि मेरा फर्स्ट आर्मी लेने के बाद इन्होंने एग्जाम दिए
अनेक एग्जाम दिए, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, एसएसबी ट्रेडमैन, तमाम एग्जाम दिए। राजस्थान से में भी कांस्टेबल से लेकर एक एसएससी में भी एमटीएस, सीएचएल वगैरह तमाम एग्जाम दिए। हर बार अगर कई बार एग्जाम में रह जाते थे तो कई मेडिकल में भी रह जाते थे, तो एक दो बार आर्मी में फिजिकल में भी रह गए थे। और उन तमाम संघर्ष के बाद आज फाइनली जब अपने जो बचपन में देश सेवा का सपना देखा था वो सच हो गया। कैसा फील हो रहा है जसू आज? बहुत अच्छा सर। आपको सिलेक्शन के बाद पता चलेगा कि सिलेक्शन क्या होता है, माँ बाप की जो उम्मीद खुशी है या उम्मीद है वो क्या होती है सर। देखिए आज इतना माहौल है, अगर आप सिलेक्शन लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। जब तक आप बाहर रहोगे तो दुनिया के ताने, लोगों के ताने आपको बार बार घबराहट महसूस करवाएंगे, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहना। लोगों को बस लोग आज क्या बोले, कल क्या बोले, कल के दिन आपको बहुत ही बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत किया, आज क्या बोले उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। जी दोस्तों, जसू ने बताया कि संघर्ष के दौरान तमाम लोग आपको ताने मारेंगे, ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन उस दरमियान आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, उस पर निरंतर आपको कड़ी मेहनत करनी है और अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आपने जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जीडी के कितने अटेम्प्ट दिए? जीडी का ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। जी दोस्तों, और जीडी उससे पहले भी 2 बार मैं फाइनल मेरिट आउट हूँ। ये दोस्तों जसू ने बताया कि जीडी के टोटल 4 अटेम्प्ट दिए ना? हाँ 4, उसमें 4 अटेम्प्ट दिए, लेकिन फर्स्ट जो था वो आप एग्जाम देने नहीं गए थे। और 3 बार भी इनका एग्जाम, तो पिछली बार भी 2 बार एग्जाम क्लियर हुआ, जो फाइनल रिटन भी क्लियर है, फिजिकल मेडिकल भी क्लियर है, लेकिन फाइनल मेरिट आउट है ना? फाइनल मेरिट आउट। और इस बार फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपने 5-6 मतलब लगभग कह सकते 5-6 साल का आपका कड़ा संघर्ष रहा। ठीक है, और अपने परिवार की दशा के बारे में थोड़ा सा बताएं। परिवार की दशा की बात करूं दिनेश जी, तो परिवार की स्थिति एक बार ऐसी हो गई थी कि भीख मांगने जैसी हो गई थी, क्योंकि परिवार चारों तरफ से टूट गया था। मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले तो पिताजी को सिलिकोसिस बीमारी हो गई थी, कि पत्थर के जो खनन में काम करते हैं उनकी लगभग सिलिकोसिस बीमारी होती है, तो पिताजी को वो बीमारी हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके पिताजी को ठीक करवाया। उसके बाद घर की हालत ठीक ठाक थी। उसके बाद क्या है कि बड़ा भाई पत्थर की खनन में ही काम करता, जिसकी आयु मात्र 25 वर्ष थी, उनका ऊपर से गिरने से देहांत हो गया। फिर परिवार में ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक भीख मांगने जैसी स्थिति हो गई थी। चारों तरफ से परिवार टूट गया था। उधर से पापा बीमार पड़ता, पापा को ठीक करवाया, फिर बड़ा भाई चला जाना इस दुनिया से। उसके बाद घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बड़े भाई की जो शादी की दिनेश जी बता दूं कि उनकी फैमिली को भी चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ऐसी ऐसी स्थितियाँ कठिनाइयाँ देखी मैंने। तो कई बार तो मैंने आपको बताया कि भीख मांगने जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन मैंने मेरा जो टारगेट संजोए रखा था कि मैं इस बार भर्ती लूंगा, तो मैंने बाकी सब परिस्थितियों को साइड में रखते हुए मैंने मेरा एक ही टारगेट रखा, मैं इस बार SSGD में सिलेक्ट होऊंगा। और मैंने मेरे गोल पर फोकस किया और रात दिन एक करके मेहनत की, और आज इस बार SSGD में BSF की पोस्ट पर तैनात हो गया। जी दोस्तों, जसू ने बताया कि अपने परिवार के बारे में बताया कि तैयारी के दौरान इनके पिताजी का तबीयत बहुत ही गंभीर रूप से, पिताजी बीमारी से बहुत ग्रसित थे। और उसी दरमियान भाई भी मतलब कि खान के अंदर काम कर रहे थे, और वहां से बड़ी चोटी से गिरने के कारण इस दुनिया से चला जाना बहुत ही मतलब क्या करें, बोला भी नहीं जा रहा है। एक परिवार के ऊपर भी पहाड़ जैसे संकट टूट रहे थे, लेकिन उस दरमियान भी जसू ने हिम्मत नहीं हारी, और आज फाइनली आपने जो बिल्कुल आपका जो सपना था उसी सपने को आज साकार हो गया, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और परिवार में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल सर। बता दूं आपने मैं एक कि मैं जो जब परिवार पर स्थिति आई थी ना, उस समय की बात करूँ, स्थिति मतलब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि चारों तरफ मेरे को घेर दिया था। पहले मैंने बताया ना कि पिताजी बीमार पड़ना, उसके बाद बड़े भाई की मृत्यु हो जाना, उसके बाद एक बात यह है कि मेरा रिश्ता तक टूट गया था। यानी कि लोगों ने इतना तक बुरा किया दिया कि अब इस परिवार में कुछ नहीं है, कि ये तो सारा दिन पढ़ते रहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कई जगह तो ऐसे भी मैंने दौर देखे हैं कि परिवार की स्थिति ऐसी डगमगा गई थी कि अब लगभग भीख मांगने की लगभग बनने वाली थी। फिर आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से इस बार SSGD में सिलेक्शन हो गया, और इस बार आपकी दुआ से
सिलेक्शन भी हो गया और अच्छी जगह जो अपनी होती सगाई हो गई, सगाई भी मैंने कर ली। ये दोस्तों जसू ने बताया कि परिवार के ऊपर दुख आ विकट परिस्थिति आ रही थी, पहाड़ के दुख टूट रहे थे, लेकिन जसू का हौसला, जसू की मेहनत, जसू की कड़ी मेहनत के आगे असफलता को घुटने टेकने पड़े और फाइनली आज अपनी लाइफ में ये सक्सेस हो गए। बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने बताया कि संघर्ष के दौरान मेरी घर की ऐसी विकट परिस्थिति हो जाने के कारण इनका रिश्ता भी टूट गया था। जी 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 जी। साथियों, भगवान दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दे। बड़े भाई का चले जाना, पिताजी का बीमार होना, रिश्ते टूटना, आप सोच सकते हैं कितने संघर्ष देखे जसू ने, और आज फाइनली सक्सेस हो गए। बहुत आते हैं। और कभी तैयारी के दौरान कभी किसी से प्यार वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई मतलब बिल्कुल दिल की बात करूं, प्यार की तो प्यार के नाम का कोई भूत चढ़ा हुआ ही नहीं था मेरे दिमाग में। बस एक ही नशा था वर्दी का। मेरे अगर प्यार करना है तो बस इन किताबों से ही करना है। जी दोस्तों, जसू ने बताया कि बिल्कुल कभी तैयारी के दौरान प्यार व्यार का वो नहीं था, कभी कोई लड़कीबाजी नहीं की, कभी कोई इश्कबाजी नहीं की। और क्योंकि जब भी मतलब जसू अगर माइंड कभी भटका भी तो ये अपने घर की हालतों को देखते थे, अपने घर की परिस्थिति को याद करते थे, जो ऐसी चीजों से ये नहीं भटके। सोशल मीडिया से कभी डिस्टर्ब वगैरह? नहीं, सोशल मीडिया जब मैं तैयारी के दौरान बैठता था ना, सब इंस्टा ये सब इंस्टॉल कर लेता, कोई मतलब नहीं। आज आपके 10,000 फॉलोअर हैं तो नहीं पूछेंगे। अगर आपकी नौकरी है, अगर आपके 1,000 फॉलोअर भी हैं या कम फॉलोअर है तो फॉलोअर कोई मायने नहीं रखते दोस्तों। अगर आप सक्सेस हो गए हैं तो इंसान आपको अच्छी नजरों से देखेंगे। कोई मतलब नहीं सोशल मीडिया का करने से। जी दोस्तों, दोस्तों ने बताया कि सोशल मीडिया तैयारी के दौरान भी सोशल मीडिया का इतना वो यूज नहीं करते थे, यूज करते थे भी बिल्कुल एक नॉर्मल टाइम। हाँ, और तो बताइएगा आपने तैयारी सेल्फ की या फिर कोचिंग वगैरह से? कोचिंग की जिस दिन जी बता दूं कि पहले मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए जोधपुर गया था यहाँ से। उसी दौरान थ्रू क्लासेस से मैंने मैथ के लिए स्पेशल जो बेस्ट चल रहा था वो बेस्ट ज्वाइन किया। तो जो मैथ में जो मेरे नंबर आए तो सफलता का श्रेय मैं मेरे ध्रुव क्लासेस के डायरेक्टर ओम जी भैया को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया है। सर आपका भी बहुत बहुत आभार इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे का कुछ प्लान वगैरह? आगे देखिए दिनेश जी, जो अगर ट्रेनिंग में पीरियड में भी जो अगर पढ़ने का टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी अगर नहीं मिला तो जैसे ट्रेनिंग करूँगी, आगे ट्रेनिंग जैसे पूरी होगी उसके बाद टाइम मिलेगा तो लगभग टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम मिल जाएगा। जो आगे बंदे लगे उनसे मैं पूछ रहा हूँ, वो बोल रहे कि टाइम मिल जाएगा। तो पढ़ने की कोशिश यहीं तक सीमित नहीं रखा क्योंकि बहुत आगे जाना है। जी दोस्तों, और आज के युवा को आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आप अपने गोल है उस पर फोकस रखें। दुनिया क्या बोले क्या नहीं बोले, आपके परिवार पर भी हंसेंगे, आपके माँ बाप पर भी हंसेंगे लोग। ये भी छोटे छोटे मैंने मेरे परिवार में ऐसे देखे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके भी रिश्ते हो गए। नहीं जी, मेरे से छोटे हैं, उनके भी रिश्ते हो गए, लेकिन उन्होंने ताना मारना शुरू किया, तेरी शादी नहीं होगी, तू क्या करेगा, तू ऐसे ही भटका रहेगा। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने केवल अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मैंने बस मेरे माता पिताओं के जो चेहरे देखे, क्योंकि उनके चेहरों पर खुशी कौन भर सकता है सिवाय आपकी, क्योंकि अपन ही भर सकते हैं, बाकी लोग ताना मारेंगे। तो अगर माँ बाप को खुश करना है, परिवार को खुश करना है तो साथियों जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और आप मंजिल तक पहुंच जाइए। क्योंकि सब लोग मजा देंगे, यानी ताने मारेंगे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। आज मैंने ऐसे कई परिवार गांव में भी जिसके पिताजी ने या परिवार वालों ने खूब मेहनत की, लेकिन देखो साथियों कहते हैं ना कि बदकिस्मती से उनके ऐसे हालत हो जाते हैं। लेकिन लोगों के तो कोई मुंह के निकले हुए शब्द हमेशा कड़वे ही लगते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिनेश जी बार बार मेहनत करते रहिए। आप एक दो बार हिम्मत मत हारिए। मैंने 44 एग्जाम दिए, इसमें से कुल 43 में असफल रहा। हर बार हार मुझे हराती थी, हर बार हार मुझे, लेकिन इस बार मैं हार को भी हरा के जीत गया और फाइनली SSGD में BSF पोस्ट पर तैनात हो गया है। तो यही आज के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत, आप अपने फोकस पर ध्यान रखिए। लोग क्या कहे क्या नहीं छोड़ो सबकी बात। कभी तैयारी के दौरान एग्जाम वगैरह देने जाते थे तो कभी डिमोटिवेट वगैरह नहीं हुआ? डिमोटिवेट होता था तो सब वही देखता था, क्योंकि देखो जब मेरे बड़े भाई साहब का देहांत होता ना, उस समय मैंने पहली बार मेरे पिताजी की आंखों से आंसू देखे थे। पहली बार साथियों क्या बोलूं,
मेरे को भी घबराहट हो रही है कि पहली बार मैंने मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखे जब वो अपने एमडीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम होती थी, उसमें एक बॉडी बार लाते हैं मृतक की, तो उसमें मेरे पिताजी की इतने आंसू बह रहे थे। इसलिए मैंने उसी दिन मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि आज जो पिता ये अपने पुत्र की मृत्यु पर रो रहे हैं, मैंने मेरे पिताजी बहुत, जितना मेरे आंसू नहीं आ रहे थे उतने से ज्यादा मेरे पिताजी के आ रहे थे। क्योंकि अगर बेटे की अर्थी अगर पिता होता था तो देखिए साथियों कितनी गहरी छूट होती है जी। तो मैंने उनके सेहरे खिलाने के लिए उसी दिन मैंने सोच लिया था कि लोग क्या कहें क्या नहीं कहें, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ देखो। इनकी अगर आप माँ बाप की उम्र 100 प्लस करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन लीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कोई मतलब नहीं है फालतू की दुनियादारी छोड़ो बस। जी साथियों, जसू ने बताया कि आपके ऊपर से कैसे भी संकट दुख के पार्ट टूट रहे हैं, लेकिन आप अपने माता पिता के चेहरे को देखिए, उनके चेहरे पे खुशी सिर्फ आप ही ला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ला सकता है। चाहे पड़ोस के हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कुछ अदर लोगों की भी बात करें तो वो ताने मारेंगे, वो टॉन्ट कसेंगे, वो डिमोटिवेट ही करेंगे। लेकिन आपको अपने इस जर्नी में बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको उन परिस्थितियों के आगे अपने घुटने नहीं टेकने हैं और लगातार मेहनत करनी है। साथियों, आप सभी का वीडियो को अंत तक बने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं अंत में निधि जी आपके इन दर्शकों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। इन कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं मित्रों, इन कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं मित्रों, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं, किनारे अपने आप बदलता है। अंत में आपके तमाम दर्शकों को आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को अंत तक बने रहिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को उन सभी युवाओं तक, उन सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं जो आज बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही संघर्ष का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। वीडियो को और भी कोई हमें भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कोई कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने इस लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस भी जरूर लगाएं, अपने इंस्टा स्टोरी पर भी जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।